आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, श्री ग्राहम। मैं आपको शुभ संध्या की शुभकामना देता हूँ। निकोल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका गाल दर्द से भर गया। आउच! वह सहज रूप से चिल्लाई, जिसे केर ने नोटिस किया। उसने उसका हाथ तब पकड़ा जब वह कार से उतरने वाली थी। निकोल अचानक संपर्क से हैरान थी, और जब उसने उसकी आंखों में गर्मजोशी की चमक देखी तो वह और भी हैरान हो गई। उसे लगा कि वह कल्पना कर रही है। अगर तुम घर नहीं जा रहे हो तो तुम कहाँ जा रहे हो? उसने अपने आसपास देखा और पास में एक फार्मेसी देखी। उसे अचानक एहसास हुआ कि निकोल फार्मेसी के अंदर जाना चाहती थी। मैं इस तरह घर नहीं जा सकती। जय मेरी चिंता करेगा, निकोल ने धीरे से उत्तर दिया। जब उसकी नज़र केर की चिंतित आंखों से मिली तो वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसके हाथ की गर्माहट ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। ये दूसरी बार था जब केर ने आज उसका हाथ थामा था। केर ने ड्राइवर को संकेत दिया। ड्राइवर ने अपनी सीट बेल्ट खोली, कार से बाहर निकला और फार्मेसी की ओर चल दिया। अब जब वे कार में अकेले रह गए थे, निकोल को और भी शर्मिंदगी और असहजता महसूस हुई। उसने उन दोनों के बीच की भारी खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ कहने की बहुत कोशिश की। मी ग्राहम, क्या गिब्सन समूह के सदस्य यह नहीं सोचेंगे कि हम बेईमान हैं क्योंकि हम कार्यक्रम से जल्दी चले गए? मैं कल उनके मुख्यालय जाऊंगा और उन्हें ये बात समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी मामलों की वजह से कंपनी की संभावनाओं पर असर पड़े। उसने उसे गंभीरता से देखा। चूंकि आज जो कुछ हुआ वह उसकी गलती थी, इसलिए वह बहादुरी से इसकी जिम्मेदारी लेगी और परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी। आपको साझेदारी के बजाय अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मचारी कल ध्यान का केंद्र बने। जब केर ने यह कहा तो उसकी आंखों में बेबसी का भाव था। वह स्पष्ट रूप से उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वह इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता था। उसके लहजे ने निकोल को चौंका दिया। अभी अभी वह जय की तरह लग रहा था। दूसरे शब्दों में, वह आखिरकार जान गई कि जय ने अपना चरित्र किससे विरासत में पाया है। जय ने काम पर जाने के पहले दिन उससे यही बात कही थी। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मी ग्राहम। केर ने निकोल के शब्दों और व्यवहार में एक डरावनी विनम्रता देखी। उसे नहीं पता था कि वह जानबूझकर उससे दूरी बनाए रख रही थी। ड्राइवर कुछ ही देर में मरहम लेकर वापस आ गया। रियर व्यू मिरर से केर के हाव भाव को देखते हुए ड्राइवर तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने सामान केर को सौंप दिया, कार से उतर गया और रात के आसमान में तारों का आनंद लेने के लिए चला गया। मैं ये खुद कर सकती हूँ, निकोल ने अपनी नज़रें हटाते हुए कहा। केर ने मरहम खोला और अपनी तर्जनी की नोक पर थोड़ा सा निचोड़ा। जब वह इसे निकोल के चेहरे पर लगाने वाला था तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और उसके हाथों से मरहम छीनने का प्रयास किया। अनजाने में उसने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाई और उसकी आंखों में चिंता भरी नज़र देखी। यहाँ आओ, उसने अपने बगल में जगह थपथपाई। उसने उससे शांत स्वर में बात की। उसके शब्दों और हरकतों से अभी भी स्तब्ध, उसके पास उसके करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने चेहरे के सूजे हुए हिस्से को उसकी ओर घुमाया और नज़रें मिलाने से परहेज किया। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी ठंडी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को छू रही थीं, जो उसकी छाती में जलन के बिल्कुल विपरीत था। वह जानती थी कि केर उसके प्रति दयालु और विचारशील था। ये पहली बार था जब वह उसके इतने करीब थी, इसलिए वह शर्माने से खुद को नहीं रोक पाए। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि कार की मंद रोशनी में उसके लाल गाल नजर न आए। क्या आप काम पर जाते समय अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़ देती हैं? केर ने अचानक पूछा। पहले उसने देखा कि वह घबराई हुई थी। वह उसकी नज़रों से बच रही थी और अपने हाथों को कसकर पकड़ रही थी। उसने सोचा कि उसके चेहरे पर सूजन के कारण उसे दर्द हो रहा होगा, इसलिए उसने उसका ध्यान दर्द से हटाने की कोशिश की। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसके बच्चे का जिक्र सुनकर वह और भी घबरा गई। ओह, वह पहले से ही एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र है। आमतौर पर मैं समय पर घर जाती हूँ और काम के बाद उसके साथ जाती हूँ। क्या आपको बच्चे पसंद हैं, मी ग्राहम? उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि उसने अचानक जे के बारे में क्यों पूछा, लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसने किसी दूसरी महिला से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा था तो वह कितना उदासीन था। अगर केर को 7 साल पहले पता होता कि वह उसके बच्चे को जन्म देने वाली है तो वह उसे चुप कराने के लिए उसे एक बड़ी रकम देता। वह उससे बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहता। उसके जैसा व्यक्ति उसके बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? हालांकि उसे जे को पाने का कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वह उसे उसी क्षण प्यार करती थी जब उसने उसे एक बच्चे के रूप में देखा था। ये सोचकर वह जे को अपने जीवन में लाने के लिए केर को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती थी। मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे बच्चे पसंद हैं या नहीं। बड़े होने पर केर के पास कभी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि बच्चे कैसे होते हैं। उनके बारे में उनका पहला विचार ये था कि वे जरूरतमंद और परेशान करने वाले थे। बिल्कुल नहीं, तुमने उन सभी को पालने में ही मार डाला, निकोल ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं।
केर जैसे शक्तिशाली लोग वास्तव में निर्दयी और क्रूर थे। निर्दयी? तुमने क्या कहा? उसने केवल उसके होंठ हिलते हुए देखे, इसलिए वह नहीं सुन पाया कि वह क्या कह रही थी। कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। निकोल ने विषय बदलने की कोशिश की। उसका चेहरा अब पहले की तरह दर्दनाक और सूजा हुआ नहीं था, इसलिए उसने उसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और अपनी पिछली सीट पर वापस आ गई। इससे पहले कि केर कुछ कह पाता, निकोल की जेब में रखा फ़ोन बज उठा। ये जे था। अभी तो 9:20 हो चुके हैं। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने जे की आवाज़ सुनी। लड़के के लहजे से साफ पता चल रहा था कि उसका धैर्य खत्म हो रहा था। जे एक नियमित जीवन जीता था और वह हमेशा अपने शेड्यूल का पालन करता था। वह हर रात 9:30 सो जाता था। हालांकि निकोल ने उसके सोने के समय से पहले वापस आने का वादा किया था, इसलिए उसने उसे अपना वादा याद दिलाने के लिए फ़ोन किया। निकोल एक बहुत ईमानदार लड़की थी और वह हमेशा जे के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करती थी। सच में, मैं पहले से ही समुदाय के गेट के पास हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊंगी। जब उसने अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी देखी तो वास्तव में लगभग 9:30 बज रहे थे। जे से अपना वादा निभाने के लिए उसने कार से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह थोड़ी देर से आने के लिए चिंतित थी कि वह केर को धन्यवाद देना और उसे अलविदा कहना भूल गई। गुड नाइट, केर ने धीरे से कहा। उसने निकोल को जाने से नहीं रोका। उसका दिमाग घर जाने में व्यस्त था और उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। केर ने जो एकमात्र प्रतिक्रिया सुनी वह बंद दरवाजे की आवाज़ थी। अचानक केर का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। किसी ने भी कभी उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी। खैर, निकोल ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति थी। निकोल ने केर की गुड नाइट नहीं सुनी, लेकिन जे ने फ़ोन के दूसरी तरफ से इसे स्पष्ट रूप से सुना। जे एक चतुर लड़का था। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह बैरन की आवाज़ नहीं थी। वह बिस्तर से उठकर बैठ गया और रजाई उठा ली। चप्पल पहनने का समय नहीं मिला, वह अपनी छोटी टांगों से बालकनी की ओर भागा। हालांकि जब उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से निकोल भागी थी, तो वहां कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा निराश हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी मां के लिए कोई नया आदमी आया है। उसे अब उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जल्द ही प्रवेश द्वार से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। निकोल के जूते बदलने से पहले ही एक छोटी सी आकृति दौड़कर आए और उसकी कमर को कसकर गले लगा लिया। सौभाग्य से लाइट बंद थी, इसलिए जय उसका सूजा हुआ चेहरा नहीं देख सका। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं गई? निकोल नीचे झुकी और अपने छोटे शरीर को गले लगाया। फिर उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और जय के बेडरूम की ओर चल पड़ी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और अपनी बाहों से उसकी गर्दन को कसकर लपेट लिया। वह कौआ की तरह उसके ऊपर लटक गया। जय हमेशा अपने आसपास हो रही चीज़ों पर नज़र रखता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने निकोल पर मरहम की गंध को आसानी से पहचान लिया। उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने की कोशिश में उठाया, लेकिन उसने उसे टाल दिया। माँ, क्या तुम मेरे लिए पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर रुकी थीं? जहाँ तक उसे याद है, वह हमेशा दूसरे बच्चों से अलग रहा था। अपने सहपाठियों के विपरीत, जिनके 2 माता पिता थे, उसके पास केवल एक माँ थी। हालांकि अंकल फैंग ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह हमेशा से जानता था कि वह उसका जैविक पिता नहीं है। प्रतिभाशाली हो या न हो, उसके जैसे बच्चे के लिए एक पूर्ण परिवार की चाहत होना स्वाभाविक था। यह उसके युवा दिल की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक थी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके कारण दुखी महसूस करे। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वह कोई गलती करे। जय का सीधा सवाल सुनकर निकोल के दिमाग में अचानक केर के भावहीन चेहरे और उसके अपने अजन्मे बच्चे के बारे में उसके क्रूर शब्दों की छवि उमड़ पड़ी। उसने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। ये हास्यास्पद है, बकवास मत करो, मैं काम पर गई हूँ, उसने उसे धीरे से डांटा। उसने जे को बिस्तर पर लिटाया और उसे रजाई से ढक दिया। फिर वह उसके बिस्तर के पास बैठ गई और उसके नाजुक चेहरे को ध्यान से देखा। निकोल ने अपने बेटे की भौहों के बीच की झुर्रियों को देखा। उसने अपने बेटे के चेहरे पर इस अजीबोगरीब भाव को पहले कभी नहीं देखा था, और ये केर के पहले के चिंतित चेहरे के समान था। एक पल में उसकी भौहों के बीच की झुर्रियां गायब हो गईं और उसका चेहरा सामान्य हो गया। माँ, मुझे पिताजी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, माँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जे ने अपनी बड़ी और मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। मेरे मूर्ख बेटे, ज्यादा मत सोचो, अब सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल जाना है। उसने उसके गाल को धीरे से थपथपाया। जल्द ही जे अपनी नींद में धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। अनजाने में मुस्कुराते हुए उसने जे के माथे पर एक नर्म चुंबन दिया। कुछ और मिनटों तक उसके सोते हुए चेहरे को देखने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। लाइट ऑन करके और आईने में अपना चेहरा देखकर उसने पाया कि वह अब पहले की तरह लाल और सूजा हुआ नहीं था। कल के बारे में उसकी चिंताएं थोड़ी कम हो गई थीं, लेकिन वह अभी भी बेचैन महसूस कर रही थी क्योंकि उसका मन अनजाने में केर के बारे में सोच रहा था।
वह उसके दिल में दफन एक टाइम बम की तरह था। अपनी कार में बैठे हुए केर ने कमरे की ओर देखा जो अभी अभी जला था। वह जल्द ही विचारों में खो गया। उसे निकोल के बारे में कुछ परिचित सा महसूस हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि यह परिचितता कहाँ से आ रही थी। उसे जेरेड की क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह भी निकोल के बारे में जानकारी नहीं पा सका। आमतौर पर इसका केवल एक ही मतलब होता था, वह कुछ छिपा रही थी। वह क्या था? उसे उसके रहस्य के बारे में जानना था। वापस जाओ, उसने ड्राइवर को आदेश दिया। अपने शांत व्यवहार के पीछे उसका दिमाग अस्त व्यस्त था, क्योंकि वह ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह निकोल के घर क्यों गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे घर पर सुरक्षित देखना क्यों चाहता था। ये सर्वविदित था कि यह गेटेड समुदाय गो परिवार का था। पूरी तरह से बंद आवासीय संपत्ति केवल धनी परिवारों के लिए थी और इसकी सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के लिए अत्यधिक सम्मानित थी, जिससे इसके निवासियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित हुई। केर को यह समझ में नहीं आया कि उसने अपने ड्राइवर को उसके पीछे क्यों आने को कहा। इसके अलावा उसे अंदर जाते और उसके कमरे में जाते देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बीच निकोल पूरी रात विभिन्न कल्पनाओं और अनुमानों में खोई रही। वह पागल महसूस कर रही थी और चिंतित थी कि केर उसके बेटे को ले जाएगा अगर उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया। नतीजतन वह बहुत देर से सोई। अगली सुबह वह समय पर नहीं उठी। जब अलार्म घड़ी बजी तो निकोल अभी भी गहरी नींद में थी। जय अधीरता से उसके बिस्तर के पास खड़ा था। ये देखकर कि वह अपनी नींद में भौहें सिकोड़ रही थी, उसने अलार्म घड़ी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, धीरे से आह भरी और फिर से अलार्म सेट किया। उसने उसे एक नोट लिखा जिसे उसने मरहम के साथ नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसने अपनी माँ के सोते हुए चेहरे को कुछ सेकंड तक देखा और फिर अपना छोटा सा स्कूल बैग लेने के लिए मुड़ गया। फिर वह अलविदा कहे बिना स्कूल चला गया। दरअसल उसकी बुद्धि और ज्ञान के कारण उसे प्राथमिक विद्यालय में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि निकोल को इस बात की चिंता थी कि कहीं उसकी उम्र के दूसरे बच्चे उसे छोड़ न दें। चूंकि वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे हर दिन भोले भाले बच्चों के एक समूह से निपटना पड़ता था जो भूल जाते थे कि वह खुद एक बच्चा है। जब अलार्म घड़ी फिर से बज उठी तो उसने सहज रूप से उसे बंद कर दिया। वह सोने ही वाली थी कि सुबह की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उसे लगा कि कुछ अजीब है। जब उसने देखा कि सुबह हो चुकी है तो उसने आश्चर्य से अपने माथे पर थपकी दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और दीवार घड़ी की ओर देखा। 8:30 बज चुके थे। उसे 9 बजे काम पर जाना था और जय अब तक कक्षा में पहुंच गया होगा। उसकी चीख पूरे शांत अपार्टमेंट में गूंज उठी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसने नाइट स्टैंड पर मरहम और उसके नीचे नोट देखा। मम्मी, काम के लिए देर मत करना, मैं पहले ही स्कूल जा चुकी हूँ। मेज़ पर नाश्ता करना याद रखना और मरहम भी यहाँ है। मूर्ख मम्मी, फिर से चोट मत खाना। कागज़ पर लिखे सच्चे और मीठे लेकिन बचकाने शब्दों ने उसे बहुत सुकून दिया। हालांकि वह कुछ कष्टों से गुजरी थी, लेकिन जय उसके लिए भगवान की ओर से सबसे अच्छा उपहार था। वह जल्दी से तैयार हो गई। निकोल को काम के लिए तैयार होने में केवल 10 मिनट लगे। पैक किए गए सैंडविच को खाने के बजाय उसने इसे काम पर लाने का फैसला किया। शुक्र है वह ठीक 8:59 बजे कार्यालय पहुंचने में कामयाब रही। कार्यालय में बैठे बैठे निकोल ने राहत की सांस ली। उसने एक छोटा सा आईना निकाला और अपने बालों और चेहरे को ढंकने वाले दुपट्टे को उतार दिया। आईने के सामने वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर थोड़ा मेकअप लगाने लगी। मिस्टर गो, मिस निंग ऑफिस में आ गई हैं, जेरेड ने तुरंत केर को सूचना दी। जेरेड अपने बॉस के सामने खड़ा था, इसलिए वह उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद उसके चेहरे पर उदासी का भाव थोड़ा फीका पड़ गया। जाओ और उसे यहाँ आने के लिए कहो, उसने बिना सिर उठाए संक्षिप्त उत्तर में कहा। उसकी आंखें उस फोल्डर पर टिकी थीं जिसे वह पकड़े हुए था। जेरेड कुछ ही देर में निकोल के ऑफिस के सामने पहुंच गया। वह उसका दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसे आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि निकोल ने अपने मुंह में एक सैंडविच डाला हुआ था। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखा कि जेरेड दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। उसने तुरंत सैंडविच को अपने मुंह में निगल लिया और उससे ऐसे बात की जैसे कुछ गड़बड़ ही न हो। क्या बात है मिस्टर जेरेड? मिस्टर गो आपसे मिलना चाहते हैं, जेरेड ने सख्ती से जवाब दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी को गो ग्रुप के निर्धारित कार्य घंटों के दौरान नाश्ता करते देखा। दुनिया के शीर्ष उद्यमों में से एक के रूप में गो ग्रुप ने अपने कर्मचारियों की दक्षता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्यालय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया। नवनियुक्त निदेशक निकोल निंग उन नियमों को तोड़ने वाली पहली व्यक्ति थी। जब उसने जेरेड की बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब वह उसके पास से गुजरी तो उसने अपराध बोध से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपने काम में देरी नहीं की, इसलिए कृपया श्री गो को यह न बताएं कि आपने अभी क्या देखा, ठीक है?
उसने अवचेतन रूप से सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ उठाया जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे श्रीगो के कार्यालय की ओर चल पड़ी। जब उसे होश आया तो निकोल पहले ही केर के कार्यालय में प्रवेश कर चुकी थी। वह उसके लिए दया महसूस किए बिना नहीं रह सका। श्रीगो, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वह चुपचाप केर की डेस्क पर चली गई और उसे ध्यान से देखा। इस फोल्डर में चू समूह के साथ हमारे निगम के बारे में सारी जानकारी है। जितनी जल्दी हो सके एक योजना सौंपें। उसने चुपचाप फोल्डर को टेबल पर फेंक दिया और उसकी ओर देखा। वह निकोल को उसके घायल चेहरे को देखने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन केर को एक बड़ी खोज थी। वह खड़ा हुआ और सीधे निकोल के पास गया और उसके मुंह के किनारे को घूरता रहा। क्या हुआ? केर की आंखों में नजर देखकर वह हैरान रह गई। निकोल, तुमने कार्यालय में नाश्ता करने की हिम्मत कैसे की? तुमने क्या खाया है? निकोल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे कैसे पता चला? सैंडविच, निकोल ने चुपचाप उत्तर दिया और उसकी नजरों से बचती रही। इसे सौंप दो। सोफे पर बैठी केर पूछताछ के लिए तैयार लग रही थी। कोई विकल्प न होने पर वह सैंडविच लेने के लिए अपने दफ्तर लौट गई जिसे उसने अभी तक नहीं खाया था। उसने अनिच्छा से उसे केर के सामने टेबल के ऊपर रख दिया। क्या तुमने इसे बनाया है? केर ने उससे पूछने के लिए मजबूर महसूस किया। नहीं, यह मेरे बेटे ने तैयार किया था। जिस क्षण ये शब्द उसके मुंह से निकले उसे अपनी जीभ काटने का मन हुआ। उसे तुरंत पछतावा हुआ कि उसने क्या कहा। उसे जय का जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसे जय का जिक्र करने की कोई वजह नहीं थी। अगर केर को उसके बारे में जिज्ञासा हुई तो उसे मुश्किल होगी। उसके शब्दों ने केर को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह चुप रहा। जब वह डरी हुई थी तो वह प्यारी लग रही थी। तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम और नहीं खाना चाहती? निकोल को ऐसा लगा जैसे कोई अपराधी अपने अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा हो। केर ने सैंडविच लिया और उसे टेबल पर वापस रखने से पहले उत्सुकता से देखा। जब उसने उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया तो उसने राहत की सांस ली। उसके सवाल के जवाब में उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मेरा पेट पहले ही भर चुका है, निकोल ने जवाब दिया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। केर ने उसे खारिज करने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने शांत भाव से उसकी डेस्क के ऊपर रखा फोल्डर पकड़ा और फिर कमरे से बाहर चली गई। जब वह दरवाज़ा बंद करने वाली थी तो उसने अपने पीछे से केर की आवाज़ सुनी। अगली बार जब आप ऑफिस में खाना खाएं तो सबूत नष्ट करना याद रखें। संदर्भ को समझने में असमर्थ वह अनजाने में उसके ऑफिस से बाहर चली गई। बाहर उसने दरवाजे के पास खड़े जैरेड को देखा। वह उसे सहानुभूतिपूर्वक देख रहा था। उसे कैसे पता चला, मिस्टर जैरेड? निकोल ने हैरान होकर अपनी भौहें सिकुड़ी। इससे पहले उसे जैरेड ने इस कृत्य में पकड़ लिया था, जो अचानक उसके कार्यालय में घुस आया था जब वह नाश्ता कर रही थी। वह उसे चुप कराने में कामयाब रही, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि केर को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया। जैरेड ने बस उसके मुंह की ओर इशारा किया। अगर तुम अपने मुंह से खाना नहीं पहुंचाई तो कंपनी में हर कोई इसके बारे में जान जाएगा। उसने अपनी हंसी दबा ली। वह उसे पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उसने उसे मौका नहीं दिया। ये सुनकर निकोल शर्मिंदा महसूस करने लगी और उत्सुकता से अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछने लगी। उसने सलाद के पत्ते का एक छोटा टुकड़ा देखा। वह अचानक समझ गई कि केर ने पहले क्या संदर्भ दिया था और इस तरह वह अजीब तरह से चली गई। इस बीच केर बॉक्स में रखे सैंडविच को देख रहा था। वह खुद को चखने से रोक नहीं सका, इसलिए उसने उसे उठाया और एक बड़ा टुकड़ा खाया। स्वाद ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ये देखने और स्वाद में इतना अच्छा था कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि इसे एक छोटे बच्चे ने बनाया है। एक पल के लिए वह निकोल के बेटे के बारे में भी उत्सुक हो गया। जैरेड। जैसे ही उसने केर की आवाज़ सुनी, जैरेड ध्यान से अंदर चला आया। नाश्ता तैयार करो और निकोल को भेज दो। तुम्हें पता है क्या करना है। केर के हाव भाव देखकर जैरेड समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। अजीब बात है कि केर के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। उसके लिए उलझन में पड़ना दुर्लभ था। उसे हमेशा पता था कि क्या करना है और अब उसकी अनन्यता उसे हैरान कर रही थी। क्या दुनिया खत्म होने वाली थी? निकोल का सैंडविच खाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसे नाश्ता खिलाकर एहसान चुकाना चाहता था। उसे दूसरों का ऋणी होना पसंद नहीं था। केर को अभी तक पता नहीं चला था कि वह वास्तव में निकोल का बहुत ऋणी है। जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैरेड निकोल को नाश्ता देने के तुरंत बाद वापस आया। उसने ध्यान नहीं दिया कि केर पहले ही पूरा सैंडविच खा चुकी थी। सॉन ग्रुप के ग्रेगरी सॉन पर नज़र रखें। पता लगाएं कि 7 साल पहले निकोल निंग के साथ उसका क्या संबंध था। इसके अलावा जांच करें कि क्या फियोना झाओ नाम की कोई महिला इसमें शामिल थी, कर्रा ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों कुछ छिपा रहे थे। कल रात जब उन्होंने 7 साल पहले के एक विषय का उल्लेख किया तो केर को स्वाभाविक रूप से वह अविस्मरणीय रात याद आ गई। उसने अपनी मेज़ के बाईं ओर पहला दराज
खोला, दराज के अंदर एक लिफाफा रखा। केर ने उसे उठाया, खोला और अंदर रखे पैसे गिने। ये $2,462 था। क्या यह उसका कमीशन था? वह अपने विचारों में खो गया। लिफाफे को वापस दराज में रखने के बाद केर ने अनजाने में अपनी मेज़ पर लगे कैलेंडर पर नज़र डाली। आज शुक्रवार था और कल सप्ताहांत होगा और एक और महीने की शुरुआत होगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि 1 जून बाल दिवस है। उसने जेरेड को तुरंत अपने कार्यालय में बुलाया। कार्मिक विभाग को सूचित करें कि वे गू के मनोरंजन पार्क के लिए टिकट प्राप्त करें। प्रत्येक कर्मचारी जिसके पास बच्चा है उसे 2 टिकट मिलेंगे, केर ने जेरेड को आदेश दिया। जेरेड को आश्चर्य हुआ कि श्री गू अचानक इतने उदार क्यों हो गए। शहर का सबसे बड़ा वित्तीय समूह होने के नाते गू समूह वास्तव में अपने कर्मचारियों के प्रति काफी उदार था जब लाभ की बात आती थी। हालांकि मनोरंजन पार्क एक विश्व प्रसिद्ध मनोरंजन थीम पार्क था जिसके टिकट महंगे थे और बहुत मांग में थे। शहर के केवल सबसे अमीर लोग ही पार्क में प्रवेश कर सकते थे। उनके जैसे साधारण कर्मचारियों के लिए वहां खेलने का विशेषाधिकार प्राप्त करना बहुत ही असामान्य था। मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा, सर। निकोल अपने कार्यालय के अंदर एक प्रस्ताव पर गंभीरता से काम कर रही थी। उसकी सहायक लिली ने दरवाजा खटखटाया और प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद अंदर आई। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसने अपने बॉस को खबर दी। निर्देशक निंग, यह उस इनाम के बारे में है जो श्री गू ने हमारे लिए व्यवस्थित किया था। बच्चों वाले सभी कर्मचारियों को बाल दिवस पर गू के मनोरंजन पार्क में जाने के लिए 2 टिकट दिए गए थे। मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है, इसलिए मैंने आपके लिए भी 2 टिकट खरीदे हैं। लिली की आवाज़ में उत्साह को सुनकर निकोल ने ऊपर देखा और गू ग्रुप के विशेष लोगों वाले टिकटों पर नज़र डाली। उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखी। आप इसे रख सकते हैं। मेरे बेटे को इस तरह की जगहें पसंद नहीं हैं। उसे अचानक जे के साथ मैनहट्टन में अपनी यात्रा याद आ गई। वे एक मनोरंजन पार्क में गए थे। उम्मीद थी कि जे वहां मज़े करेगा, लेकिन वह बस उसे पूरे समय खुशी से खेलते हुए देखता रहा। एक माँ के रूप में उसे थोड़ा आत्मचेतना और शर्म महसूस हुई। जे ने उसे बताया कि वह बच्चों की लाइन में अकेली वयस्क थी। इसके अलावा उसे अभी भी बहुत काम करना था, इसलिए उसे कल घर पर काम करना होगा। लिली खुशी से अपने हाथ में टिकटों को देखती रही। फिर उसने निकोल की ओर उम्मीद से देखा। आप वास्तव में इसे नहीं चाहते हैं, निर्देशक? निकोल ने अपना सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, निर्देशक निंग। लिली खुशी से चमक उठी। लिली युवा, अविवाहित और निसंतान थी, इसलिए उसे गू के मनोरंजन पार्क के टिकट नहीं दिए गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि निकोल उदारतापूर्वक अपने टिकट दे देगी क्योंकि वे बहुत महंगे थे और खरीदना मुश्किल था। लिली को अपने कदमों पर स्प्रिंग के साथ चलते हुए देखकर निकोल ने आह भरी। वास्तव में वह मन ही मन चाहती थी कि जय एक साधारण बच्चे की तरह व्यवहार करे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जन्म के समय से ही जय एक असामान्य बच्चा बनने के लिए किस्मत में था, जिसमें अधिकांश बच्चों की तरह चुलबुली और चंचल प्रकृति नहीं थी। जल्द ही जय को लेने का समय आ गया। निकोल ने घर पर तैयार होने वाले सभी दस्तावेजों सहित अपनी चीजें पैक करना समाप्त कर दिया। वह जल्दी कर रही थी क्योंकि वह स्कूल खत्म होने से पहले जय के स्कूल पहुंचना चाहती थी। जल्द ही वह अन्य अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर इंतजार कर रही थी। जब उसने अपने बेटे को स्कूल के गेट से बाहर निकलते देखा तो उसने उत्सुकता से उसे हाथ हिलाया। माँ, जय उत्साह से चिल्लाया। वह निकोल के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। प्यारी, कल बाल दिवस है। मम्मी पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेंगी, ठीक है? तो बताओ, तुम इसे कैसे बिताना चाहती हो? निकोल ने जे से पूछा। अधिकांश समय वह अनुमान नहीं लगा पाती थी कि जे के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी ओर उसके विचार जे की आंखों से बच नहीं पाते थे। इससे वह निराश हो जाती थी। घर पर माँ के साथ वह खुशी से मुस्कुराया। छोटे जे ने निकोल की ओर देखा। उसकी मुस्कान में गर्मजोशी और संतुष्टि का भाव था। वह हमेशा एक बच्चा था जिसने निकोल को सहज महसूस कराया। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊं? हम अभी सुपरमार्केट जा रहे हैं। निकोल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जे को अपनी बाहों में लेने की पेशकश की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में नहीं रह सकता। तुम बस मेरा हाथ थाम सकती हो, जे ने परिपक्वता से पेशकश की। निकोल ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा कितना समझदार और बुद्धिमान था। वह जानती थी कि उसके लिए बच्चा होना आसान नहीं था। तुमने मुझे अपने साथ सुपरमार्केट चलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? बैरन ने कहा। उसने एक साधारण सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। कार के दरवाजे पर झुककर वह निकोल को प्यार से देख रहा था। जब से निकोल देश लौटी है उसने उसे शायद ही कभी देखा था। फिर भी जब भी जय को मदद की ज़रूरत होती वह उसे बुला लेती। हालांकि जय ऐसा बच्चा नहीं था जिसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत हो। उसे ढूंढने के लिए उसके पास गया। वह अकेला था। क्या तुम आज व्यस्त नहीं हो? निकोल ने जय का हाथ पकड़ा। वह धीरे धीरे बैरन की ओर चली और उसकी कार में चढ़ गई।
निकोल के थोड़े अस्वाभाविक चेहरे को देखकर बैरन थोड़ा उलझन में था और उसने सहजता से पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या तुम हॉट हो? पूरा दिन बीत चुका था। उसके चेहरे से भारी मेकअप उतर गया था और चोट वाला हिस्सा थोड़ा लाल हो गया था। ओह वह, इसकी चिंता मत करो, बस एक कुत्ते ने मुझे काट लिया था। निकोल ने बैरन को घूर कर देखा और फिर पीछे की सीट पर बैठे जे को देखने के लिए मुड़ी और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरने लगी। जे द्वारा बनाया गया सैंडविच आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मम्मी ने अभी तक पर्याप्त नहीं खाया है। किसी ने मुझसे एक छीन लिया। जे ने तुरंत नजरें फेर ली और ऐसी बातचीत पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। हन्फ, वह किसी भी कीमत पर यह नहीं भूल सकता था कि उसकी बेवकूफ़ माँ ने उसे चोट लगने दी। उसे अभी भी अपनी माँ से बहुत कुछ पूछना और चर्चा करना था। सिर्फ इसलिए कि उसने इसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं था कि अब यह उसके दिमाग में नहीं था। अब जब उसे बैरन ने खोज लिया था तो उसने उसे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह उसके रवैये से स्पष्ट था। तुम एक बार में 2 खा सकते हो, लेकिन याद रखो अगर तुम एक बार में बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें पेट में दर्द हो सकता है या तुम बीमार भी पड़ सकते हो, जे ने कहा। उसे अक्सर पेट खराब रहता था, इसलिए जे ने हमेशा उसके खाने पर नियंत्रण रखने का ध्यान रखा। 6 साल के बच्चे के लिए खुद को अनुशासित करना पहले से ही बहुत मुश्किल काम था। हालांकि जब उसने निकोल को देखा तो उसे पता था कि वह भी उसकी जिम्मेदारी थी, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। मत सोचो कि मैं इन अनावश्यक तारीफों से खुश हो जाऊंगी। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। क्या होगा अगर मैं कल तुम्हारी पसंदीदा ब्रेज़ मछली पकाऊं? क्या तुम मुझसे इतना नाराज़ होना बंद कर दोगे? निकोल ने भौहें सिकोड़ी और एक मज़ेदार भाव बनाया। उसने स्थिति को जितना संभव हो सके उतना हल्का बनाने की कोशिश की, लेकिन वह इस समय इन सब के लिए तैयार नहीं था। एक सज्जन कभी भी चावल के एक बुशेल के लिए अपनी पीठ नहीं झुकाते। मुझे इस तरह से लुभाने की कोशिश मत करो। ये बातचीत बैरन के लिए बेहद मज़ेदार साबित हुई। हा, बैरन आखिरकार सांस लेने के लिए फूट पड़ा। माँ बेटे की जोड़ी ने उसे सीमा से परे आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूमिका उलझ गई हो और कोई भी संदेह कर सकता है कि कौन कौन है। मुझ पर मत हंसो, निकोल ने झपट्टा मारा। निकोल इतनी सारी अनुनय विनय से काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसने जय को मनाने और माफ़ी मांगने की कोशिशें कुछ समय के लिए छोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि घर लौटने पर उसे अपने बेटे से सीखना पड़ेगा। जब दूसरे बच्चे अपने माता पिता की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो यहाँ स्थिति विपरीत थी। निकोल ने पहले ही जय की शिक्षा को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। लड़कियां देर से घर नहीं आ सकती और इससे उन्हें खतरा हो सकता है। यही जय ने निकोल से कहा था। वह ये सोचकर परेशान हो गई कि इस बार जय से उसे क्या सबक मिलेगा। तुमने फिर क्या गलती की? मैनहट्टन में बैरन कई सालों से इसका प्रत्यक्ष गवाह था। आज भी यह वैसा ही था। खैर, यह एक लंबी कहानी है। मुझ पर मत हंसो। जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे यकीन है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह गर्व से मुस्कुराए। वैसे भी ये पहली बार नहीं था कि बैरन ने उसका मजाक उड़ाया हो, इसलिए उसे इसकी आदत थी। वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि उसने एक प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया। उसने हंसना बंद कर दिया और अपने कंधे उचका दिए जैसे कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में माँ और बेटे की कुछ ही जोड़ी होगी जो निकोल और जय की तरह अजीब हो सकती है। गुगरुप तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? क्या तुमने विदेश से लौटने के बाद खुद को जीवन के नए तरीकों के अनुकूल बना लिया है? बैरन हमेशा निकोल को अपने विचारों में रखता था और चिंतित रहता था, लेकिन वह जानता था कि वह एक आशावादी और आशावान व्यक्ति है। वह जो भी करना चाहती थी वह करती और किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने देती। उसे यह बात तब से पता थी जब उसने उसके फैंग ग्रुप की जगह गु ग्रुप को चुना था, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। हाँ, मेरे साथ सब कुछ हमेशा अच्छा चलता है। बस आजकल मेरे पास जे के साथ जाने का समय नहीं है। अगर उसे इस बात का पता होता कि केर जे का जैविक पिता है तो वह गु ग्रुप में काम करने के बजाय बैरन का एहसानमंद होती। लेकिन अगर वह बिना अनुमति के कंपनी छोड़ देती तो केर के मन में बेवजह संदेह पैदा हो जाता। निकोल पर एक नज़र डालते हुए बैरन को लगा कि उसके मन में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने बस दिखावा किया कि उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। गु ग्रुप का विकास वास्तव में फैंग ग्रुप से थोड़ा बेहतर है। जब से केर ने कंपनी को संभाला है तब से गु ग्रुप का कायापलट हो गया है और इसने एक नई दिशा देखी है। मुझे भी केर गु के अथक प्रयासों की प्रशंसा करनी होगी जो कंपनी के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। केर का ये शानदार अनुभव पूरे शहर में फैल चुका था। ऐसा नहीं है कि यह रहस्यपूर्ण था, लेकिन वह मीडिया से दूर रहना पसंद करते थे अधिकांश समय, इसलिए बहुत कम लोगों ने वास्तव में उसे देखा था। क्या केर वास्तव में इतना उल्लेखनीय और असाधारण है? गु ग्रुप एक पारिवारिक व्यवसाय है जिसका शहर में लंबे समय से चल रहा इतिहास है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अब इसका इतना बड़ा पैमाना है। निकोल को गु ग्रुप के बारे में ये सभी विवरण जानबूझकर नहीं पता थे, बल्कि उसने गु ग्रुप की संभावनाओं को मापा था। जब उसने बैरन से केर के बारे में ये सभी सकारात्मक टिप्पणियां सुनी तो वह थोड़ी हैरान हुई। वह जानती थी कि बैरन हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में विनम्र रहता था। आप जानते हैं कि इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब गु परिवार केर की पीढ़ी में जाता है तो वह एकमात्र बच्चा होता है जो व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। और वह व्यवसाय में बेहद प्रतिभाशाली है, इसलिए वह विशेष रूप से उत्कृष्ट है और निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व है। पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए जे ने निकोल या बैरन को ध्यान दिए बिना केर का नाम लिख लिया। उसने अपनी दुनिया में केर जितना शक्तिशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा या उससे कभी नहीं मिला था।
उसके दिल की सबसे गहरी इच्छा एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना था ताकि वह निकोल का एकमात्र रक्षक बन सके। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने पिता को पा सके और अपनी प्यारी माँ को छोड़ने के लिए जवाब मान सके। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसके पिता को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बहुत शक्तिशाली स्थिति में था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी उच्च बुद्धि का स्तर किसी भी तरह से निकोल से विरासत में नहीं मिल सकता। निकोल ने कहा, शायद जब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह एक किंवदंती थे। वह बिना किसी भाव के एक ठंडे आदमी थे। जब भी वह केर के उस भावहीन चेहरे को याद करती तो वह कांप उठती। वह हमेशा अपने दिल में प्रार्थना करती कि जय कभी केर जैसा ना हो। उन तीनों ने सुपरमार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैरन जय और निकोल को रात के लिए अपार्टमेंट में वापस भेजने से पहले बाहर खाना खाने ले गया। बैरन ने निकोल के अपने कमरे की लाइट बंद करने का इंतजार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह धीरे धीरे गाड़ी चलाकर चला गया। वह बिना कुछ कहे चला गया। जेरेड केर के बगल में खड़ा था। आखिरकार उसके हाथ में फ़ोन बज उठा। जब निकोल वो ग्रुप से चली गई तो केर ने जेरेड को आदेश दिया कि निकोल के अपार्टमेंट में पहुंचने पर उसके अपार्टमेंट के बॉडीगार्ड को उसे रिपोर्ट करने दे। वह अब तक खबर का इंतजार कर रहा था। हालांकि केर ने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन जेरेड को अपने बॉस की चुभती हुई खामोशी हर जगह महसूस हो रही थी। इससे वह अपनी सांस रोककर बैठ गया और बहुत तनाव में आ गया। फ़ोन रखने के बाद जेरेड ने जल्दी से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। डायरेक्टर निंग अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई हैं। उन्हें फैंग ग्रुप के बैरन फैंग ने एस्कॉर्ट किया था। कर ने अपना सिर उठाया और अपनी घड़ी देखी। अभी 8:30 बजे हैं, बहुत देर नहीं हुई है, सिर्फ बैरन के साथ। उसने खुद से सोचा, आपने मुझे जो जानकारी दी थी उसके अनुसार निकोल को बैरन को नहीं जानना चाहिए, कर ने कहा। शांत और संयमित आवाज़ जेरेड को लगभग धमकी की तरह लग रही थी। उसे लगा कि उसके पैर लकवाग्रस्त हो रहे हैं। घबराकर उसने तुरंत कहा, बैरन और डायरेक्टर निंग की मुलाकात मैनहट्टन में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उस समय वे सहपाठी थे, सिर्फ सहपाठी। केर ने वास्तव में सुना था कि फैंग समूह का वारिस कुछ समय पहले ही मैनहट्टन से घर लौटा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका निकोल से कुछ लेना देना होगा। जहां तक जेरेड की बात है, उसने पहले अपने बॉस को यह बताने की हिम्मत नहीं की थी। जहां तक उसे पता था, बैरन फैंग डायरेक्टर निंग के लिए अच्छे लगते थे। दूसरी ओर वह यह भी जानता था कि उसके बॉस की इस महिला में दिलचस्पी थी। अगर उसने मिस्टर गो को उनके संबंध के बारे में नहीं बताया तो अगर एक दिन कुछ गलत हुआ तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। केर के हाथ में कलम रुक गई और केर ने अपना सिर उठाकर जेरेड को देखा, जो विचारों में खोया हुआ था। आखिरकार उसने कहा, कल सुबह विदेश में होने वाली मीटिंग रद्द कर दो, मुझे कहीं और जाना है। वह पहले कभी बाल दिवस पर बाहर नहीं गया था। ठीक है मिस्टर गो, क्या तुम्हें लेने के लिए मेरी ज़रूरत है? जेरेड ने झिझकते हुए पूछा। उसने मिस्टर गो के चेहरे को ध्यान से देखा और जब उसे लगा कि मिस्टर गो को कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा है तो उसने राहत की सांस ली। एक बार शेड्यूल बदल जाने के बाद मूल शेड्यूल पर वापस जाने का कोई तरीका नहीं होगा। नहीं, अब तुम घर जा सकते हो, केर ने जवाब दिया। फिर उसने जेरेड को विदा किया, उसे जाने का इशारा किया। जेरेड के जाने के बाद केर ने अपने कंप्यूटर पर निकोल की व्यक्तिगत जानकारी खोली। वह अपनी आईडी फोटो में बहुत आत्मविश्वासी और सकारात्मक दिख रही थी। कोई नहीं सोचेगा कि ऐसी लड़की पहले से ही माँ बन चुकी है। एक पल के लिए उसे उस आदमी से थोड़ी जलन हुई जिसने निकोल को अपने बच्चे को जन्म देने में सक्षम बनाया था। अगली सुबह जब निकोल उठी तो सूरज चमक रहा था। वह उठी और खींची एक बड़ी जम्हाई ली। फिर जब उसने सोचा कि यह कितना शानदार दिन था तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। जब वह लिविंग रूम में चली गई, उसने देखा कि जय सोफे पर बैठकर ध्यान से पढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। कल रात घर आने के बाद वह थकी हुई होने के कारण तुरंत सो गई थी। अब जबकि सप्ताहांत था, उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी। निकोल की आवाज़ सुनकर जय ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर बिना उसे देखे किताब की ओर देखा। मेज़ पर दूध है, उसने बस इतना ही कहा। ज़्यादातर समय वह इतना शांत रहता कि निकोल को पता ही नहीं चलता कि वह वहाँ है। जैसे ही निकोल डाइनिंग रूम की ओर बढ़ी, उसने जय को क्रॉस किया और उसके बालों को सहलाया, जिससे वह उसकी ओर आंखें घुमाने लगा। थोड़ी देर बाद यह अनुमान लगाते हुए कि उसकी माँ ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया होगा, जय ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रखी और डाइनिंग टेबल पर चला गया। फिर वह उसके सामने बैठ गया। हालांकि वह छोटा था, लेकिन वह इतना सीधा बैठा था कि वह अपने से कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा था। निकोल ने जल्दी में दूध का आखिरी घूंट निगल लिया। क्या तुम समझा सकती हो कि तुम्हें अब चोट कैसे लगी? जय ने गंभीरता से पूछा। जब निकोल को चोट लगी होगी तभी वह इतना गंभीर होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक दुर्घटना थी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे पैसे लौटा दिए, निकोल ने अपराध बोध से जवाब दिया। उसने मान लिया था कि जय इस बारे में भूल गया होगा, लेकिन वास्तव में वह भूल गई थी कि उसने एक प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया है। जय कभी भी वह सब नहीं भूलेगा जिसे वह याद रखना चाहता है। उदाहरण के लिए, अपने पिता के बिना वह जानता था कि निकोल की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमेशा उसकी ही थी। क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा? उसे लगा कि निकोल बहुत लापरवाह थी। नहीं, मैंने नहीं मारा, लेकिन वह पहले से ही बहुत दुखी है। किसी ने मेरे लिए उसका हाथ तोड़ दिया। सच्चाई ये थी कि वह इस बारे में जय को बताने में झिझक रही थी। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा था, इसलिए वह उसे डराना नहीं चाहती थी।
हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शब्दों के कारण जय की आंखें चमक उठेंगी। निकोल को तुरंत बुरा लगा। किसने ऐसा किया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना काबिल आदमी है, जय ने विस्मय में कहा। उसने हमेशा सोचा था कि बैरन उसकी माँ के लिए सही व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह उसकी रक्षा करने में सक्षम होने के लिए बहुत ही कोमल और सुंदर था। लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी माँ किसी ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो बैरन से कहीं अधिक काबिल था। कोई नहीं, ये सिर्फ मेरा बॉस है। लेकिन जय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम दूसरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम सभी को एक दूसरे से प्यार और सम्मान करना चाहिए। निकोल खाली गिलास लेकर रसोई में लौट आई। जय के सवालों से बचने के लिए विषय बदलने की कोशिश कर रही थी। जब से उसे पता चला था कि केर जय का पिता है, तब से वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। वह केर को जय से कभी मिलने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसने किसी तरह उन दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में बता दिया था। जय ने मुंह बनाया, लेकिन कोई और सवाल नहीं पूछा। अपनी माँ को उसकी जगह देने का फैसला किया। वैसे भी अब उसे अपने बॉस के बारे में अच्छी धारणा हो गई थी। छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा। मैं खेलने के लिए नीचे जा रहा हूँ और मैं ब्रेस्ड मछली खाना चाहता हूँ। जय कुर्सी से उछलकर दरवाजे की ओर चला गया। क्या तुम्हें उन बच्चों के साथ खेलना पसंद है? निकोल ने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला और उत्सुकता से जय की ओर देखा। उसे अभी भी याद है कि जय ने उसे कैसे कहा था कि उन बचकाने बच्चों के साथ समय बिताना समय की बर्बादी है। तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं, है न? उसने असहाय होकर पूछा। हाँ, तुम आखिरकार एक साधारण बच्चे की तरह दिखने लगे हो। निकोल ने प्रशंसा के साथ सिर हिलाया और दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में वापस चली गई। क्या यह मेरी गलती है कि मैं उत्कृष्ट हूँ? जय ने नीचे जाते समय खुद से बड़बड़ाया। वह हमेशा दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत होशियार और परिपक्व रहा था। नतीजतन वह अपने साथियों के साथ घुलने मिलने में असमर्थ था, जिससे निकोल बहुत चिंतित थी। वैसे भी जय ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच केर अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए मनोरंजन पार्क के निगरानी कक्ष में खड़ा था। स्क्रीन पर भीड़ को देखते हुए वह निकोल और उसके बेटे को नहीं ढूंढ पाया। उसने सुनिश्चित किया था कि कोई भी अवसर न चुके। श्रीगु, मैंने सुबह पार्क के प्रवेश द्वार पर निगरानी वीडियो की जांच की, लेकिन मुझे निदेशक निंग नहीं मिली। क्या वह अभी भी यहाँ नहीं है? केर बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। उसके उदासीन भाव से यह पता नहीं चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा था। वह सीधे अपनी कार में गया, अंदर गया और बिना कुछ सोचे इंजन चालू कर दिया। वह रिवरसाइड गार्डन चला गया, गो ग्रुप द्वारा निकोल के लिए आरक्षित एक अपार्टमेंट में। वह अपार्टमेंट के पास से चला और कार की खिड़की नीचे कर दी, जबकि इंजन अभी भी चल रहा था और गुनगुना रहा था। इंजन की धीमी गुनगुनाहट की आवाज़ ने उसे कुछ हद तक शांत किया। वह कार के अंदर रहा और बगीचे में चुपचाप बैठे एक छोटे लड़के को देखता रहा। छोटा लड़का लगभग 5 से 6 साल का था। उसके बाल बड़े करीने से कटे हुए थे। उसने एक साधारण सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके लिए थोड़ी बड़ी लग रही थी, और काले रंग की शॉर्ट पैंट जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। वह चुपचाप एक लकड़ी की बेंच पर बैठा और चुपचाप अपने हाथ में एक जादुई क्यूब लेकर खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने केर को नहीं देखा, क्योंकि वह उसे देख रहा था। केर चुपचाप कार से बाहर निकला और लड़के की ओर चला गया। फिर वह उसके सामने खड़ा हो गया और उसे खेलते हुए देखता रहा। जय ने महसूस किया कि कुछ अजीब सी निगाहें उसे घूर रही थीं। उसने अपने क्यूब से खेलना बंद कर दिया और धीरे से अपना सिर अपने सामने खड़े आदमी की ओर उठाया। 6 साल की छोटी सी उम्र में भी वह महसूस कर सकता था कि वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसकी उपस्थिति से एक आभा निकलती थी जो ध्यान आकर्षित करती थी। कुछ ही क्षणों में लड़के के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह इस आदमी के बहुत करीब था। जय ने बचकाने अंदाज में थोड़ा सा सिर झुकाया और अपने क्यूब में वापस चला गया। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि वह आदमी उसे खेलते हुए देख रहा था। तुम तेजी से आगे बढ़ सकते हो। वह देख सकता था कि लड़का इसके लिए बहुत सक्षम था। क्या तुम भी मैजिक क्यूब खेल सकते हो? जय ने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद क्यूब को उम्मीद भरी नज़रों से केर को थमा दिया। केर थोड़ा नीचे झुका और खिलौना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैजिक क्यूब को हल करने में उसे सिर्फ आधा मिनट लगा। अंकल, आप बहुत बढ़िया हैं। बहुत समय हो गया था जब उसने आखिरी बार किसी की इतनी प्रशंसा की थी कि वह उस घटना के विवरण को लगभग भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही जय ने अपने नाजुक हाथों में अपना खिलौना पकड़ा, केर के प्रति उसकी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं थी। केर का चेहरा भावहीन रहा, क्योंकि उसने जय के मुलायम बालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह एक ऐसी सहज प्रवृत्ति थी जिस पर उसका बहुत कम नियंत्रण था। लेकिन अगर वह ऐसा करता भी तो वह जानता था कि वह खुद को रोकना पसंद नहीं करता। अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसकी ख्याली नींद को तोड़ा। यह आवाज़ उसके खड़े होने की जगह से थोड़ी दूर से आए। जे, लंच का समय हो गया है। निकोल ने एक सादी सफ़ेद साटन की ड्रेस पहनी थी जो उसके पिंडली तक गिर रही थी। उसके लंबे सीधे बाल उसके कंधों पर खुलेआम बह रहे थे। हवा के झोंके ने कुछ बालों को थोड़ा सा हिलाया और केर ने आवाज़ के स्रोत की ओर अपना ध्यान घुमाया। अंकल, क्या आप हमारे साथ लंच पर आना चाहेंगे? मुझे आपके साथ लंच करना बहुत अच्छा लगेगा। लंच के बाद आप मैजिक क्यूब बनाने में भी मेरी मदद कर सकते हैं। जे बेंच से उछलकर ज़मीन पर गिर गया जब उसने एक बार फिर निकोल की आवाज़ सुनी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि वह कहाँ खड़ी है, और फिर अपने छोटे हाथों में केर का दाहिना हाथ थाम लिया। माँ, मैं यहाँ हूँ। जय ने अपनी माँ को पुकारा, जो अपनी प्यारी आंखों से उस क्षेत्र को देख रही थी। जय के शब्दों ने केर को आश्चर्यचकित कर दिया और वह तुरंत दंग रह गया।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का वही बेटा है जिसका निकोल ने उसे पहले उल्लेख किया था। वह जानता था कि लड़के के चेहरे पर कुछ परिचित सा था, लेकिन वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाया। दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मैंने तुम्हारी पसंदीदा ब्रेस्ड मछली बनाई है, निकोल ने जय की आवाज़ की ओर चलते हुए कहा। जब वह उस बेंच पर पहुंची जहां जय खेल रहा था, जो एक ऊंचे पेड़ से आंशिक रूप से उसे छिपी हुई थी, तो वह उस आदमी को देखकर हैरान रह गई जिसके साथ जय था। मम्मी, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने लगभग हकलाते हुए कहा। निकोल के चेहरे की मुस्कान तुरंत पिघल गई जब उसने देखा कि केर जय के साथ वहां खड़ी थी। उसका दिल उछल पड़ा और एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। जेनिंग उस तरह का बच्चा नहीं था जो किसी अजनबी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाए। निकोल निंग के लिए यह एक अजीब व्यवहार था जो उसने अपने बच्चे से देखा। केर के प्रति जे के दोस्ताना रवैये ने निकोल को थोड़ा चिंतित कर दिया, जबकि वह एक कटोरा धो रही थी। क्या सब ठीक है, निकोल? केर के पूछने पर उसे एहसास हुआ कि वह कटोरा साफ करती रही और उसे बिल्कुल भी नहीं सुन पाई, जिसके कारण वह तुरंत निकोल के बहुत करीब आ गया। हालांकि केर का इरादा निकोल को डराने का नहीं था, क्योंकि उसने उसे अचानक से पकड़ लिया था। हे भगवान! निकोल ने जैसे ही केर को देखा, उसके हाथों से कटोरा तुरंत गिर गया। निकोल ने जो गीला कटोरा छोड़ा वह इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि फर्श पूरी तरह से फिसलन भरा हो गया, जिसके कारण निकोल पलटी और सीधे केर के पास गिर गई, जबकि उसकी अवचेतन प्रतिक्रिया उसकी आंखें बंद करना थी। निकोल के लिए यह वास्तव में सौभाग्य की बात थी कि केर उसके ठीक बगल में था और उसे गिरने से बचा रहा था। केर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हें मेरे सामने खुद को फेंकना पसंद है? जब वह केर की बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी, तो उसने उसके साथ खेलना बंद करने का फैसला किया। क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? तुमने मुझे डरा दिया और लगभग चोट पहुंचा दी। निकोल उस पर थोड़ा गुस्सा थी। शर्मिंदगी के कारण वह शर्मा गई और बार काउंटर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तो पिछली बार क्या हुआ था? केर उसकी आंखों में देखना बंद नहीं कर सका, जबकि वह अपनी आंखें सीधे उस पर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही थी क्योंकि वह लगातार उसे कसकर पकड़ रहा था और हर बीते सेकंड में उसे अपने करीब खींच रहा था। निकोल असहज महसूस कर रही थी और उसके करीब आने में हिचकिचा रही थी। यह मत भूलो कि तुम ही हो जो बिना किसी आमंत्रण के मेरे घर आए हो। तुम्हें पहले यह नहीं पूछना चाहिए था कि क्या मुझे तुम्हारे सामने खुद को फेंकना पसंद है। यह अच्छा नहीं था। कुछ दिन पहले उसने एक गरीब महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात के लिए मजबूर किया। निकोल ने हमेशा खुद से वादा किया कि वह जे के जीवन में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चीजें लाने का प्रयास करेगी, और एक पिता के रूप में केर एक विकल्प भी नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता था? केर ने निकोल को अपनी बाहों में पकड़े हुए कहा। जे चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए मैंने उसका दोस्ताना निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भोला था। मुझे सच में लगा कि तुम इतने मूर्ख नहीं हो कि एक बच्चे की मासूम बातों को इतनी गंभीरता से लो। निकोल और केर के शरीर सिर्फ उंगलियों की दूरी पर थे, यहाँ तक कि वह उसके दिल की धड़कनों को भी सुन सकती थी, जैसे कि उसके कानों के ठीक बगल में मशीन गन चल रही हो। उस पल में वह सिर्फ यही चाहती थी कि उसके कूल्हों के इर्द गिर्द उसकी बाहों से छुटकारा मिले। हालांकि वह उसके अंदर बेचैनी महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। केर ने अपनी नाक उसकी गर्दन की ओर झुकाए और सूंघा। क्या ये वही परफ्यूम है जिसकी मुझे खुशबू आ रही है? ये सबसे मीठा परफ्यूम है जो मैंने कभी सूंघा है। ये वह क्षण था जब निकोल कुछ सेकंड के लिए घबराने वाली थी। वह उसकी खुशबू से इतना प्रभावित था कि वह उसके दाहिने कान तक सूंघता रहा। केर ने पहले कभी किसी की खुशबू से इतना आकर्षित और उत्साहित महसूस नहीं किया था। दूसरी ओर निकोल ने कभी इतना घबराया नहीं था। चूंकि केर के पास उसे अकेला छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसे पीछे धकेलने का फैसला किया। फिर वह कटोरे के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए नीचे बैठ गई। केर की भारी और दमनकारी आभा के कारण उसके पास बमुश्किल ऊर्जा बची थी जिसमें वह फंस गई थी। वह लगभग इतनी स्तब्ध थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कटोरे के टुकड़े खतरनाक रूप से नुकीले थे, और आखिरकार उसके एक कान में बहुत बुरी तरह से कट लग गया। उंगलियां, आउच! निकोल की उंगली से तुरंत खून बहने लगा, जिससे उसे दर्द के मारे अपना हाथ हटाना पड़ा। केर ने झुंझलाहट में अपने हाथ ऊपर उठाए। तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही उसने देखा कि खून फर्श पर फैल गया है, उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और रसोई से बाहर चला गया। केर को पता था कि खून बहना जितनी जल्दी हो सके रोकना होगा। मुझे प्राथमिक चिकित्सा किट ढूंढनी है। उसने उससे पूछने की कोशिश की कि प्राथमिक चिकित्सा किट कहाँ है। हालांकि वह सचमुच बाहरी अंतरिक्ष में उड़ रही थी। उसकी आंखें सीधी दिशा में भी नहीं देख रही थीं, जैसे कि उसे सम्मोहित किया जा रहा हो और वह बाएं से दाएं पेंडुलम की गति का अनुसरण कर रही हो। शांत होने की कोशिश करो निकोल, तुम मर नहीं रही हो। ये सिर्फ एक कट है। केर उसके गालों को धीरे से थपथपा रहा था। अरे, मुझसे बात करो, मुझे जानना है कि तुम ठीक हो या नहीं। कृपया। अभी तक उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अचानक निकोल का शरीर केर की बाहों से गिरता और घसीटता हुआ दूर चला गया, मानो वह धीरे धीरे खुद को समुद्र में डूबने दे रही हो। केर इतना हताश हो रहा था कि उसने मदद के लिए जे को पुकारा। जे, मुझे यहाँ एक हाथ चाहिए। केर को नहीं पता था कि अब क्या करना है। जे तुरंत बेडरूम से बाहर चला गया और उसने नाटकीय दृश्य देखा।
उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि वह अभी बेहोश हो गई है और उसे ये भी पता नहीं है कि उसे बाहों में लिया जा रहा है। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने गलती से अपनी उंगली खरोंच ली और फिर बेहोश हो गई। केर इतना उत्तेजित था कि जय को पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उसने ये भी सोचा कि एक छोटे बच्चे को स्थिति को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि घर से बाहर निकलने और अस्पताल जाने से पहले उसे संक्षेप में घटना के बारे में बताया जाए। उसे खून बह रहा है ना? ये वे शांतिपूर्ण शब्द थे जो जय से निकले और केर को बहुत आश्चर्य हुआ। कोई बात नहीं अंकल, बस उसके शरीर को सोफे पर लिटा दें। केर को विश्वास नहीं हो रहा था कि जय अपनी बेहोश माँ को देखने के बाद इतना स्थिर और शांत था। ऐसा लग रहा था कि केर ने कुछ मिनट पहले जो बताया था वह जय को पहले से ही पता था। वह जानता था कि अगर उसकी माँ बेहोश हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने केर को राहत देने की कोशिश की और उसे निकोल को सोफे पर लिटाने का इशारा किया। मेरी माँ को खून देखने में परेशानी होती है। वह हमेशा खून की एक बूंद देखकर बेहोश हो जाती है। ऐसा हमेशा होता है। वह जल्द ही जाग जाएगी। केर अभी भी जय के धैर्य से चकित था क्योंकि लड़का प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर उसके पास आया था। केर ने प्राथमिक चिकित्सा किट लेते ही निकोल की उंगली बांध दी। 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा जब वह आखिरकार जाग गई। जैसे ही था, मुझे माफ करें मी गू। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं और उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। ये स्पष्ट था कि वह 100% ठीक नहीं हुई थी। उसका चेहरा सचमुच टमाटर जैसा हो गया था और उसका शरीर सिकुड़ रहा था क्योंकि वह अपने घर के कोट को अपने कंधों पर खिसकाते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। जब केर ने देखा कि वह सोफे से उठने के लिए संघर्ष कर रही है तो वह उसके ऊपर कूद पड़ा और उसे फिर से अपनी चौड़ी बाहों में जकड़ लिया। निकोल ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया जब उसने महसूस किया कि केर उसके साथ नजरें मिलाने से बचने के लिए उसके कमजोर शरीर पर था। उसे ये भी लगा कि वह फिर से सोफे पर गिर जाएगी। केर की दमनकारी आभा एक बार फिर से रसोई की तरह ही हमला करने लगी। मिस्टर गु, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके घर पर आएगा। निकोल के चमकदार होंठ केर के अंदर एक गंदी इच्छा को भड़का रहे थे क्योंकि वह धीरे धीरे अपने सभी अंगों को उसके ऊपर झुका रहा था। उसके होंठ उसके होंठों को चूमने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक शौचालय के फ्लश होने की आवाज़ कहीं से भी आई क्योंकि जय बाथरूम से बाहर निकला था। जैसे ही उसने केर को अपनी माँ के ऊपर लेटे हुए अश्लील दृश्य को देखा, उसने अपनी दोनों छोटी छोटी कांपती हुई हथेलियों से अपनी आंखें ढंढ लीं और अनिवार्य रूप से कुछ ऐसा कहा जो निकोल ने उसे कभी नहीं सिखाया था। ओह, कितना अश्लील है! ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। निकोल ने केर को इतनी ताकत से दूर धकेला जैसे किसी ने उसे एड्रेनालाइन की खुराक दी हो और अपने कपड़े ठीक करके खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पहली बार था जब उसे अपने बेटे ने किसी और के साथ बहुत करीब से देखा था। जय निंग, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहना कभी नहीं सिखाया। इन वर्षों में उसे माँ और पिता दोनों की भूमिकाएं निभानी पड़ीं। अब उसने अपना चेहरा सीधा किया और एक सख्त पिता की तरह दिखी। वह अपनी माँ से वाकई परेशान था। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब भी उसकी माँ उसे जय निंग नाम से पुकारती थी तो उसे पता चल जाता था कि स्थिति गंभीर है। उसने अपनी आंखें खोली और अवचेतन रूप से सीधा खड़ा हो गया। केर ने तनाव कम करने के लिए बीच में टोका, जय चलो रूबिक क्यूब से खेलते हैं। जब जय ने केर की बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बेडरूम की ओर जाते हुए केर ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया जैसे जय घोड़े पर सवार हो। निकोल को उनके खेल में बाधा डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जय खुश लग रहा था। उसने आहें भरने के अलावा कुछ नहीं किया। केर और जय तब तक रूबिक क्यूब से खेलते रहे जब तक सूरज आखिरकार शांत नहीं हो गया। इस बार आप जीत सकते हैं लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा अंकल गु। मुझे उम्मीद है कि आपके पास और समय होगा ताकि आप फिर से आकर मेरे साथ खेल सकें। जय को ऐसा लगा कि उसने बहुत अच्छा समय बिताया। केर के बेडरूम से बाहर जाने से पहले जय ने अपना छोटा सिर उठाया और उससे बात करता रहा। निकोल नहीं चाहती थी कि उसका बेटा केर के साथ ज़्यादा बातचीत करे, इसलिए उसने उन्हें बीच में रोकने का मन बना लिया। जय, अंकल को अब जाना होगा। वह बहुत व्यस्त आदमी है। वह केर की हरकतों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि वे बगीचे में टहल रहे थे। मी गु, आज आपके साथ आने के लिए धन्यवाद। यह शायद सबसे बड़ा झूठ था जो निकोल ने कभी किसी से कहा था। सबसे अच्छे मामलों में निकोल के लिए केर से दूर रहना और उसे फिर कभी न देखना सुरक्षित होगा। जिस दिन से जय का जन्म हुआ उसे पालने के लिए कभी पिता की ज़रूरत नहीं पड़ी। कार में बैठने से पहले केर खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, जय के पिता का क्या हुआ। वह पहले से ही जानता था कि जैविक पिता के साथ कुछ हुआ होगा क्योंकि जय का नाम उसकी साथ वाली माँ के नाम पर था और जयरेड की जांच के परिणामों के अनुसार उसके बारे में कोई डेटा नहीं था। निकोल ने जल्दी से एक छोटा सा जवाब देने की कोशिश की ताकि केर आखिरकार वहां से जा सके। मैंने उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता से रिश्ता तोड़ लिया था। अब उसके पिता का एक नया बच्चा है और उसका एक नया परिवार है। जय अभी यह जानने के लिए बहुत छोटा है। मैं उसे सही समय आने पर बताऊंगी। हालांकि उसने उससे नज़रें मिलाने से बचने के लिए अपना सिर घुमाया क्योंकि उसे पता था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह सबसे बड़ी झूठी नहीं थी। उसका चेहरा हमेशा टमाटर की तरह लाल होकर यह सब बता देता था। लेकिन उसके और जय के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। केर तब तक नहीं जा रहा था जब तक कि उसे कुछ ऐसा न सुनाई दे जो उसके लिए सुविधाजनक हो।
क्या तुम कभी किसी ऐसे आदमी को चुनोगी जो जे के साथ तुम्हारी मदद करे और जिसके साथ तुम अपना पूरा जीवन बिता सको? एक ऐसा आदमी जिसे तुम्हारा बेटा पसंद करता हो। निकोल को उम्मीद थी कि वह उस प्रस्ताव का जवाब देने के तुरंत बाद उसे छोड़कर चला जाएगा। मुझे अभी तक नहीं पता, उसने जो ठोस जवाब दिया उसके बाद ये स्पष्ट था कि उसने अंतिम निर्णय ले लिया था। फिर भी केर उसकी ओर झुका और कार में बैठने से पहले उसके कान में कुछ फुसफुसाया। निकोल ने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा और न ही एक भी मांसपेशी हिलाई जब तक कि केर की कार दूर से गायब नहीं हो गई। जब केर चला गया तो निकोल की पीठ के चारों ओर एक छाया दिखाई दी। क्या तुमने कोई भूत देखा या क्या? बैरन ने निकोल के सामने अपनी उंगलियां चटकाई ताकि उसे वापस धरती पर ले आएं। बैरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकोल बैरन के अचानक प्रकट होने से थोड़ी हैरान थी। क्या तुम मेरा स्वागत भी नहीं करने जा रही हो? मैं काम खत्म करने के बाद सीधे यहाँ आ गई, यहाँ तक कि रात का खाना भी नहीं खाया, बस जय को यह उपहार देने के लिए। ये कैसा रवैया है? बैरन ने नकली आक्रोश के लहजे में पूछा। ऐसा नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। वैसे भी हमने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, तो चलो बाहर जाकर खाना खाते हैं। मैं जाकर जय को बुलाती हूँ। निकोल ऊपर जाने और जय को लाने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह चली जाती बैरन ने उसका कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहती हूँ। जय ने मुझे फ़ोन पर बताया कि तुमने ब्राउन सॉस में ब्रेस्ड फिश बनाई है। मैनहट्टन में वापस वे अक्सर साथ में डिनर करते थे, निकोल के जय को जन्म देने के बाद भी। वास्तव में उस समय बैरन की गर्लफ्रेंड ने निकोल के साथ उसकी दोस्ती को लेकर उससे नाता तोड़ लिया था। उसे शक था कि जय असल में उसका बच्चा है। बैरन ने उसे सच समझाने की कोशिश भी नहीं की और उसके बाद उसने कभी किसी और को डेट नहीं किया। सच तो ये था कि वह वास्तव में थोड़ा निराश था कि जय उसका बच्चा नहीं था। खैर अब और नहीं है, हमने पहले ही सब खा लिया है। तो चलो इसके बजाय बाहर चलते हैं, निकोल ने समझाया। अगर केर नहीं होता तो कुछ खाना बच जाता। आज उसने वे सभी व्यंजन बनाए थे जो जय को पसंद थे, लेकिन ये पता चला कि केर को भी वे पसंद थे। पिता जैसा बेटा, खून के रिश्ते वाकई मजबूत होते हैं, उसने खुद से सोचा। फिर उसने आगे कहा, कार में मेरा इंतजार करो, मैं जय को नीचे आने के लिए कहूँगा। बैरन ने सिर हिलाया और अपनी कार में बैठ गया। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए उसने सोच समझकर निकोल के पीछे हटे हुए फिगर को देखा। इससे पहले एक काली रोल्स रॉयस उसके पास से गुजरी थी और कार के अंदर से केर ने उसे एक उत्तेजक नज़र से देखा था। वैसे भी ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि निकोल केर के लिए कुछ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद निकोल बाहर चली गई और कार की यात्री सीट पर बैठ गई। जय ने कहा कि वह घर पर रहना और किताब पढ़ना पसंद करता है, इसलिए मैं उसे कुछ खाना लाकर देती हूँ। निकोल ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और अपने चेहरे पर बेचैनी के भाव के साथ अपना सिर सीट पर टिका दिया। क्या हुआ? क्या तुम किसी परेशानी में हो? जैसे ही बैरन ने कार स्टार्ट की और उसे समुदाय से बाहर निकाला, वह निकोल के चेहरे पर भाव देखने के लिए लगातार नजरें घुमाता रहा। कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है, निकोल ने आखिरकार कहा। पता चला कि केर बूही जय के पिता हैं। उसे नहीं पता था कि वह किससे मदद ले सकती है, इसलिए उसने बैरन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। जब बैरन ने ये सुना तो उसने तुरंत ब्रेक लगाया और चौंककर निकोल की ओर मुड़ा। मैंने तुमसे पूछा था कि जय के पिता कौन है, उसके जन्म से पहले भी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता। उसे हमेशा जय के पिता की पहचान के बारे में आश्चर्य होता था, लेकिन चूंकि निकोल ने उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए वह अब तक पूरी तरह से अंधेरे में था। मुझे उस समय वास्तव में नहीं पता था, मुझे बस कुछ समय पहले संयोग से पता चला। पूरी स्थिति बहुत संयोगवश है। वैसे भी तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे मैंने ये बताया है। तुम जय को इसके बारे में नहीं बता सकते, निकोल ने गंभीरता से कहा। जय एक चतुर लड़का था और उसे केर पहले से ही बहुत पसंद था। उसे डर था कि अगर उसे पता चल गया कि केर उसका पिता है तो वह सीधे केर को इसके बारे में बता देगा। इसके अलावा जय अभी भी एक बच्चा था। निकोल नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अभी मानव स्वभाव की जटिलता को देखे। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? केर से शादी करोगे? उद्धरण चिन्ह। बैरन ने मजाक किया जब उसने निकोल के चेहरे पर उलझन देखी। वह स्थिति को हल्का करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में ये भी जानना चाहता था कि निकोल इस जानकारी के साथ क्या करने जा रही थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं जय के पिता को ढूंढ पाऊंगा, लेकिन अब जब मैं उन्हें ढूंढ चुका हूं, मुझे नहीं पता कि वह एक अच्छा पिता होगा या नहीं। मैं बस जय के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। केर के शब्द जय मुझसे प्यार करता है उसके दिमाग में कौंध गए। ये वो शब्द थे जो उसने जाने से पहले उसके कान में फुसफुसाए थे। वैसे भी सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को केर पसंद था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पिता बनने के लिए उपयुक्त था। अगर तुम एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो तो तुम्हें ये जानकारी छिपानी होगी। जहाँ तक मुझे पता है, गो परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, वो बहुत प्रभावशाली हैं। इसके अलावा केरगू भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें कम करके आंका जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में वो न सिर्फ व्यापार के मामले में बल्कि महिलाओं के मामले में भी क्रूर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कितने लोग उनके साथ क्रूर रहे हैं। वह जिन महिलाओं के साथ रहा है, उसके प्रेम संबंधों की खबर कभी सार्वजनिक नहीं की गई,
वास्तव में बैरन ने निकोल से बहुत पहले ही केरगू के बारे में पता लगा लिया था। मैनहट्टन से वापस आने और फैंग ग्रुप के लिए काम करना शुरू करने के बाद उसका केर के साथ व्यावसायिक संबंध था, इसलिए वह जानता था कि केर एक सतर्क लेकिन निर्णायक व्यक्ति था। लेकिन वह केर के बारे में इतना ही जान सका। केर के निजी जीवन के बारे में जानकारी अच्छी तरह से छिपी हुई थी और उसे पाना लगभग असंभव था। बैरन की राय में रहस्य जितना गहरा होगा, व्यक्ति की पृष्ठभूमि उतनी ही जटिल होगी। मुझे पता है, इसलिए मैं इस बारे में इतना चिंतित हूँ। मैं उसे यह पता नहीं लगाने दे सकता कि जय उसका बेटा है। इसलिए मैंने पिछली बार तुमसे मदद मांगी थी, निकोल ने समझाया। उसने उस कॉल के बारे में सोचा जो उसने पहले सुनी थी और थोड़ा उदास महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि केर आज इतनी जल्दी जे का दिल जीतने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही दूसरों का प्यार जीतने का बहुत अनुभव था। क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुमने मुझे पिछली बार इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम जानती हो कि यह तुम्हारे और जे के लिए कितना खतरनाक है? बैरन ने डांटते हुए उसके माथे पर थपथपाया। मैं कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। केर एक शक्तिशाली आदमी है आखिरकार। वैसे भी, हालांकि वह जे से मिल चुका है, लेकिन वह अभी तक उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानता है। मैंने उसे जानबूझकर बताया कि जे 7 साल का है। उसे कुछ भी शक नहीं होगा। ये भाग्यशाली था कि वह मौके पर ही इतना झूठ बोलने में सक्षम थी। मुझे किसी परेशानी का डर नहीं है। मैंने जे को बड़ा होते देखा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैं अपनी माँ को बता दूँ कि जय मेरा बेटा है और फिर तुमसे शादी कर लूँ? इससे समस्या हल हो जाएगी, बैरन ने जितना हो सका सहजता से कहा। फिर उसने इंजन को फिर से चालू किया, गाड़ी चलाना शुरू किया और निकोल की ओर एक नज़र डाली। इससे हालात और भी खराब हो जाएंगे। तुम्हारी माँ मुझे मारने की कोशिश भी कर सकती है। मैं कम से कम कुछ और साल जीना चाहती हूँ, निकोल ने बैरन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके विचार पूरी तरह से केर के बारे में थे और उसे लगा कि उसकी आंखें उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई हैं। रात के खाने के बाद निकोल घर पहुंची और डाइनिंग रूम में चली गई। जय, रात के खाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पिज्ज़ा लाई हूँ, उसने पिज्ज़ा का डिब्बा टेबल पर रखते हुए कहा। माँ, पिज्ज़ा बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। जय कुर्सी पर चढ़ गया और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। ये कभी कभार ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अंकल फैंग की ओर से एक उपहार है। निकोल मुस्कुराए। वह अपने बेटे के बड़े होने के रवैये की आदी थी। मैं अगली बार अंकल फैंग को धन्यवाद दूंगा। जय ने रिमोट कंट्रोल कार पर बिना किसी दिलचस्पी के नज़र डाली। चाहे उसका जन्मदिन हो या कोई और अवसर, बैरन हमेशा उसे हजारों उपहार भेजता था। फिर भी उसने कभी भी उनमें से किसी में भी अपना दिल नहीं लगाया था। ऐसा बचकाना खिलौना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो उतने ही बचकाने हैं। जय, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। निकोल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे केर के बारे में बात करें, इसलिए उसने अपना चेहरा सीधा किया और उसे एक सख्त नज़र से देखा। मुझे अंकल गू बहुत पसंद हैं। अंकल फैंग की तुलना में मुझे लगता है कि अंकल गू तुम्हें ज़्यादा सूट करते हैं। क्या माँ अंकल गू को पसंद करती हैं? निकोल जानती थी कि जय इतना होशियार है कि वह खुद का ख्याल रख सकता है और किताबें पढ़ सकता है, जबकि उसकी उम्र के दूसरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वह अभी भी एक सच्चे पिता पुत्र के रिश्ते से चूक गया था। जय, ये बात नहीं है कि मैं अंकल गू को पसंद करता हूँ या नहीं। उनका अपना जीवन, उनका परिवार और उनके बच्चे हैं। हमें दूसरों के जीवन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, जब वह मैनहट्टन में थी तो एक दोस्त ने उसे कई ब्लाइंड डेट पर सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने बेटे की सहमति के बावजूद वह हमेशा उन्हें मना कर देती थी। डरती थी कि कोई उसके बेटे के साथ गलत कर सकता है। निकोल की बातें सुनने के बाद जय अपने नाजुक चेहरे पर निराशा को रोक नहीं सका। फिर भी उसने जवाब में सिर हिलाया। मेरा पेट भर गया है माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। बाथरूम की ओर जा रहे जे की पीठ से उसके लगभग अछूते पिज्जा के टुकड़े को देखते हुए निकोल ने जोर से आह भरी। वह समझ सकती थी कि वह परेशान था, लेकिन उसके पास इसे अनदेखा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सब केर की गलती है। वह बहुत कमीना है, उसने सोचा। जब वह अपने कमरे में वापस आई तो वह गद्दे पर अचंभित होकर बैठ गई। अनजाने में उसने हेडबोर्ड पर ज्वेलरी बॉक्स की एक झलक देखी। उसमें एक काली बाली थी जो कभी उसकी माँ की थी। बेशक एक जोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन अब केवल एक ही टुकड़ा बचा था। निकोल ने बॉक्स को अपनी बेडसाइड टेबल के नीचे दराज में रख दिया। अचानक फ़ोन बजने लगा, जिससे उसके विचार बंद हो गए। कार सड़क पर थी और खिड़कियां खुली हुई थीं, क्योंकि केर अपने चेहरे पर हवा के झोंके को महसूस कर सकता था। निकोल और जे से मिलते समय उसे जो शांति महसूस हुई वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उसे तलाश थी। जब उसका फ़ोन बजा तो केर ने अपने कान में छिपे ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट करने के लिए अपना हाथ उठाया। केर, तुम कहाँ थे? हम सब यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। अभी आ जाओ, केनकिन ने आश्वस्त होकर कहा। केर ने समय देखने के लिए अपनी घड़ी देखी। मैं नहीं आ सकता, मुझे बाद में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। उसने निकोल और जे की वजह से पहले ही एक पूरा दिन छुट्टी पर रख दिया था। ओह चलो, मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं वादा करता हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा और अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा।
केन के रहस्य ने केर की जिज्ञासा को जगाया और उसकी आंखें उसके सामने खड़ी खूबसूरत लड़की की ओर मुड़ गईं। 15 मिनट, केर ने कहा और फिर गैस पर पैर रखते हुए फ़ोन रख दिया। उसकी काली रोल्स रॉयस अंधेरी रात में भूत की तरह घूम रही थी। ये गुड टाइम्स में था, जो शहर का एक प्रसिद्ध मनोरंजन स्थल है, लेकिन अन्य मनोरंजन स्थलों की तुलना में ये किसी के लिए भी आसान पहुंच नहीं देता था। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ अमीर परिवारों से ही नहीं थे, बल्कि वे उच्चतम सामाजिक क्षेत्रों से भी थे। केर के पास इमारत में एक निश्चित निजी कमरा था, इसलिए वह अपने आसपास के रास्ते को अच्छी तरह से जानता था और सीधे कमरा 168 में चला गया। केर, यहाँ। केन ने बिना दरवाजे से नज़र हटाए अपने दोस्त को पुकारा। जब केर काफ़ी करीब था तो उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। किंग ग्रुप के वारिस के रूप में केन को एक विशिष्ट प्लेबॉय के रूप में जाना जाता था। केवल वे लोग ही देख सकते थे जो उसके बहुत करीब थे कि उसके शराब पीने और छेड़खानी के पीछे कुछ और भी था। केर की नज़र केन के भड़कीले चेहरे से हटकर उसके पहने हुए गुलाबी शर्ट पर चली गई। हालांकि वह पहले से ही अपने दोस्त की शैली की कमी से परिचित था, फिर भी उसे यह पसंद नहीं आया। ये भयानक लग रहा है। केन के बगल में बैठे केर ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली, एक स्पष्ट संकेत कि वह परेशान नहीं होना चाहता था। कमरे में कई अमीर युवक थे जो अक्सर उनके साथ रहते थे। हालांकि उन्होंने केर से संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई। ये ठीक है। केन ने अपनी शर्ट की ओर देखा, वह अपने लुक से संतुष्ट था। यह क्या है? जैसे ही केर ने गिलास के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे अपनी नाक के पास लाया और उसकी अजीबोगरीब गंध को पहचाना। उसने मुड़कर केन की ओर देखा। क्या तुम मरना चाहते हो? किसी ने उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। केन और केर का इतिहास एक दूसरे के साथ था, इसलिए उसके लिए अपनी सीमाओं को न जानना असंभव था। इससे पहले भी, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न करते हों, केन कभी भी उसे इस तरह से चुनौती नहीं देता था। आह, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें आज एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम बाद में पता करोगे। केन ने केर के हाथ से गिलास लिया और उसके लिए एक और गिलास भरा। फिर उसने एक हाथ दरवाजे की ओर उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। श्रीकिन, यह आपकी शराब है। नाविक की वर्दी में एक वेट्रेस ट्रे लेकर उनके पास आए। उसने एक स्कर्ट पहनी थी जो उसके लिंग को ढकने के लिए पर्याप्त लंबी थी, जिससे उसकी पतली टांगें मंद रोशनी में आकर्षक लग रही थीं। लड़की ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी, आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी हरकतें भी बेतरतीब और अकड़न भरी थीं। वह नहीं थी। केन ने केन को घूर कर देखा, नाटक का इंतजार करते हुए। इसे पी लो। केन ने गिलास लड़की के सामने रख दिया और फिर केर को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने हिचकिचाते हुए गिलास को देखा। यह उसका पहला दिन था और उसे पहले ही केन ने बुलाया था, जो अब उसे शराब की पेशकश कर रहा था। दूसरी लड़कियों के जरिए उसने सुना था कि वह अमीर है। पहले तो वह थोड़ी संतुष्ट थी। आखिरकार वह किसी और तरीके से इतना पैसा कैसे कमा सकती थी? अगर उसके पास कोई दूसरा विकल्प होता तो वह निश्चित रूप से इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। जब लड़की ने आखिरकार अपना मन बना लिया तो वह कांप उठी, लेकिन गिलास से पूरा पीला तरल पीने का निश्चय किया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। आहम। जब उसने शुद्ध और मासूम लड़की को देखा तो केन ने सिर हिलाया और उसके पीछे से केर को देखकर मुस्कुराया। कमरा साफ करो। केर ने ये शब्द कहने के लिए मुश्किल से अपने पतले होंठ खोले। ठीक है, अपना समय लो। मुझे तुम्हारी नई नौक चाहिए। ये केन का अंतिम लक्ष्य था। केन फिर खड़ा हुआ और अपने आसपास के लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया। हालांकि जाने से पहले उसने चुपके से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। आखिरकार शोरगुल वाला कमरा शांत हो गया। केर अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाए हुए अपने सामने खड़ी लड़की का अध्ययन कर रहा था। मंद रोशनी में वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। उसकी छाती पर लटके उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को और भी स्पष्ट बना रहे थे। यहाँ आओ। लड़की ने उसका चेहरा तब तक नहीं देखा था जब तक उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो वह जम गई, ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गई कि उसके सामने खड़ा आदमी कितना सुंदर था। जब उनकी नज़रें मिलीं तो केर ने लड़की की पुतलियों को देखा जो थोड़ी स्तब्ध थीं। वह मंत्रमुग्ध था क्योंकि दोनों की आंखें निकोल की आंखों से मिलती जुलती थीं। जैसे जैसे वह उसका अध्ययन करता रहा, उसे छोटी लड़की के चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई देने लगे। वह चुपचाप उसे देखता रहा, एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी अस्थिर शारीरिक हरकतों के हर विवरण को नोट करता रहा। जब वह खुद को संभालने में कामयाब हुई तो उसने अपनी गति तेज कर दी और लगभग दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जब उसने केर की विशिष्ट आवाज़ सुनी तो वह सहज रूप से पीछे हट गई। ये दूर से आ रही थी और फिर भी यह खतरनाक रूप से सम्मोहक लग रही थी। वह डर के मारे जमी खड़ी रह गई। मुझे फिर से यह कहने पर मजबूर मत करना। केर ने दरवाजे की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि केन ने जिस आश्चर्य का जिक्र किया था वह क्या था। उसके सामने खड़ी लड़की वैसी ही लग रही थी जो 7 साल पहले भाग गई थी। लड़की के पैर इतने कमज़ोर थे कि वह लड़खड़ा गई और ज़मीन पर गिर गई। वह बिना कुछ कहे उसे अपनी बादाम जैसी आंखों से घूर रही थी, जैसे उसे पता ही न हो कि क्या हुआ है। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। उसके शब्द मुश्किल से फुसफुसाहट थे। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत है। वह एक ही समय में भ्रमित और भयभीत महसूस कर रही थी। लड़की के बेखबर और लाल चेहरे को देखते हुए केर ने अवचेतन रूप से 7 साल पहले की रात को याद किया।
केर अब खुद को और नहीं रोक सका, इसलिए वह उसके पास गया। धीरे धीरे नीचे झुकते हुए उसके चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया। अपनी उंगलियां उठाते हुए उसने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया, जिससे उसके सामने लड़की का चेहरा पूरी तरह से दिखाई देने लगा। उसका चेहरा नाजुक था। फिर उसने सांस छोड़ी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह इस समय अपनी सांस रोके हुए था। वह निकोल से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें निकोल जैसी शान और आत्मविश्वास की कमी थी। लड़की के सामने बैठे हुए केर ने अचानक पीछे की मेज से खाली गिलास उठाया। फिर उसने सीधे निशाना साधा और उसे दरवाजे की दरार पर फेंका, जिससे एक चमकीली रोशनी निकल रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण एक खूबसूरत महिला ने अचानक दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला। कांच ने निकोल के सिर पर जोरदार धमाका किया। एक पलटा के रूप में उसने अपने माथे को पकड़ा और उसे अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन उसके सिर में अचानक चक्कर आने के कारण वह खुद को मजबूती से खड़ा नहीं कर पाए। सावधान, केर ने चिल्लाते हुए अपने सामने खड़ी लड़की को दूर धकेल दिया। फिर वह निकोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। उसके माथे पर घाव की जांच करते समय उसकी आंखें अंततः अंधेरी हो गईं। उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे निश्चित रूप से केन को नियमों के बारे में बताने की ज़रूरत थी। उसे अब तक ये सब पता चल गया होगा। केन, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, उसने पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से देखा। उसने कांच के उसके खिलाफ प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन निकोल इतनी तेज थी कि उसे चेतावनी देने और उसे रोकने का समय नहीं मिला। निकोल, केर की बाहों में झुककर उसने अपने सिर को थोड़ा हिलाने की कोशिश की ताकि धीरे धीरे उसे घेरने वाली चक्कर की स्थिति से छुटकारा मिल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल ये देख सकती थी कि उस दुखद क्षण में आकाश में अभी भी कई तारे थे। उसके माथे पर लगे घाव से खून टपक रहा था और एक स्थिर धारा में उसके गाल से बहकर केर की शर्ट तक बह रहा था। तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, उसने उसे मना लिया। केन के पास से गुजरते हुए केर ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। केन को केर की आंखों में ठंडक के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। काफ़ी उदास दिख रहा था। वह अपने माथे पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार वह खत्म हो चुका था और यहाँ तक कि नौब भी चली गई थी। वह उनका पीछा करने ही वाला था कि उसने कमरे से शराब की टूटी हुई बोतल की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से वापस लौटा क्योंकि उसे याद आया कि अंदर एक और बोतल थी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया और तेजी से जमीन से पड़ी लड़की को उठा लिया। निकोल को केर के बगल में आगे की यात्री सीट पर बैठते समय थोड़ा शांत महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसे तुरंत याद आ गया कि वह गुड टाइम्स में क्यों आई थी, और इसके बारे में सोचते ही वह पूरी तरह से जाग गई। मुझे अभी वापस भेज दो। वह बेचैनी से आगे बढ़ी और चिंतित होकर उसका हाथ थाम लिया। वह परेशान लग रही थी। तुम्हें अभी अस्पताल जाना चाहिए, उसने शांति से कहा। उसके चेहरे पर अभी भी खून लगा हुआ था। सौभाग्य से उसने आईने में नहीं देखा। उसने सोचा, नहीं तो वह फिर से बेहोश हो सकती थी। नहीं, कृपया मुझे गुड टाइम्स में वापस भेज दो। मेरी बहन अभी भी अंदर मेरा इंतजार कर रही है, उसने विनती की। जब तक उसे अपनी सौतेली माँ का फ़ोन नहीं आया, तब तक उसे पता नहीं चला कि उसकी सौतेली बहन गुड टाइम्स के कमरा 168 में थी। क्या तुम्हारी बहन कमरा 168 में है? केर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि वह अभी अभी उसके निजी कमरे में घुसी थी। हाँ, तुम भी वहाँ थे। क्या तुमने उसे देखा? उसने मुंह बनाया। उसके सिर में धड़कते दर्द ने उसे याद दिलाया कि क्या हुआ था। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी बहन को बचाने के लिए किसी और को ढूंढूंगा। उसने लापरवाही से अपने कोट से अपना फ़ोन निकाला और केन को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे प्रतीक्षा करने वाली आवाज़ उसे याद दिलाती रही, उसका चेहरा और भी गहरा होता गया। कैसा चल रहा है? चलो वापस चलते हैं। मैं ठीक हूँ, निकोल ने जोर देकर कहा, लेकिन जब उसने अपनी उंगली पर खून के धब्बे देखे तो वह बेहोश हो गई। वह उसे अपनी बगल में आंखें बंद करके बेहोशी की हालत में बैठा देखकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे आपातकालीन कक्ष में भेजने के बाद केर ने राहत की सांस ली। उसने फिर से अपना फ़ोन निकाला और केन का नंबर फिर से डायल किया। अगर केन ने गंदगी साफ नहीं की तो बहुत संभावना थी कि निकोल उसे गलत समझ लेगी। हेलो केर, लाइन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। उस लड़की को चोट मत पहुंचाओ। बेहतर होगा कि आप अभी अस्पताल आ जाएं, नहीं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शब्दों को सुनने से ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए केर ने सीधे फ़ोन रख दिया। उन शब्दों ने केन को चौंका दिया। उसे अचानक बुरा लगा। उसने अपने माथे पर फिर से थपथपाया ताकि वह इसे दूर कर सके। केन ने ध्यान से देखा कि लड़की उसके नीचे सांस ले रही थी। कुछ देर के लिए वह हिचकिचाया। जब उसने लड़की से दूर जाने का फैसला किया और अपना हाथ वापस खींच लिया तो उसे अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसने उसकी नसों को उत्तेजित कर दिया और उसे उत्तेजित कर दिया। बिस्तर पर बेहोश निकोल को देखते हुए केर अपना हाथ ऊपर उठाने और उसके माथे पर बालों की एक लट को धीरे से छूने से खुद को रोक नहीं सका।
उसने ढीले बालों को बड़े करीने से उसके कानों के पीछे छिपा दिया। केन द्वारा भेजी गई लड़की की तुलना में उसे लगा कि वह अब उसके सामने बेहोश पड़ी महिला से ज्यादा परिचित है। केर के विचारों की श्रृंखला उसके फोन की अचानक घंटी बजने से बाधित हुई। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर देखकर उसने आखिरकार उसे उठाया। क्या आपके पास आपका फोन है? अपना बच्चा। फोन के दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज में थोड़ी जिद थी। केर काफी खुश था। नहीं तो क्या तुम्हारा अपना कोई परिवार है? जय का स्वर अब काफी शांत हो गया था। नहीं, केर ने सहजता से उत्तर दिया और उसकी आंखें नर्म हो गईं। आश्चर्यजनक रूप से वह सवालों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। तो अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो क्या तुम मुझे नापसंद करोगे? हालांकि उसकी मां ने कहा था कि दूसरे लोगों की मूल जिंदगी में खलल डालना सही नहीं है, फिर भी उसने केर से पूछा, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। केर जानता था कि लड़का उसके लिए अजनबी था, लेकिन वह उसे मना नहीं करना चाहता था। मैं समझ गया। शुभ रात्रि अंकल गो। संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद जय फोन रखने ही वाला था कि केर अचानक फिर से बोला, क्या तुम घर पर अकेले रहना पसंद करोगे? तुम्हारी माँ शायद थोड़ी देर से घर आएगी। जब उसने अपने सामने पड़ी बेहोश निकोल को देखा तो केर को जय के बारे में थोड़ी चिंता हुई, जो घर पर बिल्कुल अकेला था। कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। जब तक माँ तुम्हारे साथ है मैं राहत महसूस करूंगा। जय के स्वर में खुशी की झलक थी और जैसे ही उसने बात खत्म की उसने तुरंत फोन काट दिया। वह अपनी माँ के बारे में चिंतित था जब से वह जल्दी से बाहर गई थी, लेकिन अब वह आखिरकार आराम से सो सकता था। केन ने अपनी शर्ट के बटन लगाए और अस्पताल की ओर भागा। जब तक वह पहुंचा तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। जिस क्षण केन ने दरवाजा खोला, केर तुरंत पलटा और उसे घूरने लगा। उसके दोस्त की आंखों में ठंडी नजर ने केन को डरा दिया। निकोल, जो अभी भी बिस्तर पर सो रही थी, शोर सुनकर हिली और थोड़ा भौहें से कुड़ी। केर ने उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि वह किसी बच्चे को दिलासा दे रहा हो जिसे सोने में परेशानी हो रही हो। एक बार जब उसके चेहरे से भौहें फीकी पड़ गईं तो उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, खड़ा हुआ और वार्ड से बाहर चला गया। वह लड़की 7 साल पहले वाली महिला नहीं है। उसे पहले कुछ संदेह थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से जानता था कि गुड टाइम्स की लड़की वह नहीं थी जिसकी तलाश में वह इतने लंबे समय से लगा हुआ था। केन ने केर की बातों पर सिर हिलाया। उसे ये तब पता चला जब उसने लड़की के साथ सोया था। ये लड़की का पहला मौका था, इसलिए वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह वही महिला हो जिसने 7 साल पहले केर के साथ सोया था। मुझे खेद है, यह मेरी गलती थी। उसने उसे आश्चर्यचकित करने का इरादा किया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह कोई गलती करेगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसे मत छुओ। केर ने अपना चेहरा एक तरफ घुमाया और तुरंत केन की गर्दन पर लिपस्टिक के निशान को देखा, जिसे उसने पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखें काली पड़ गईं। यह एक दुर्घटना थी, मैं उसे बचा रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है? केर की निगाहों का अनुसरण करते हुए केन ने अपनी गर्दन से लिपस्टिक के निशान को धीरे से पोंछा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वास्तव में इस पर कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे खुद ही समझाओ, मुझे परेशानी में मत डालो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वह तुरंत वार्ड में चला गया। निकोल शुरू से ही उससे सावधान थी और वह नहीं चाहता था कि इस मामले की वजह से वह उसके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह बनाए। केर की हरकतों से बेहद भ्रमित और स्तब्ध केन ने उसका पीछा करने और ये पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन केर ने उसे तेजी से दूर धकेल दिया और वार्ड का दरवाजा उसके पीछे बंद कर दिया। ठीक है, केन ने चिल्लाते हुए अपनी नाक को ढकने के लिए हाथ उठाया, जो गलती से दरवाजे से टकरा गई थी। क्या यह ऐसे ही होगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था, केन ने अपने सामने बंद दरवाजे को थोड़ा अपराधबोध के साथ घूरते हुए कहा। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। वह इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता था कि केर को नाराज करना कभी भी अच्छा विचार नहीं होगा। इस बीच जब केर ने निकोल के माथे पर धुंध को देखा तो उसकी आंखों में अपराधबोध की झलक थी। वह जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसने थोड़ी और सावधानी बरती होती तो शायद वह उसे चोट न पहुंचाता। पिताजी, वहां मत जाओ, वापस आ जाओ, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। निकोल अपनी नींद में रो पड़ी और उसने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। नहीं पिताजी, कृपया वापस आ जाओ। केर ने निकोल का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि उसे किसी तरह का आराम दे सके। वह सोच में पड़ गया कि निकोल जैसी होशियार लड़की को किस तरह का दुष्स्वप्न डरा सकता है। नहीं, मुझे मत छुओ। केर तुरंत उसकी बातों से सख्त हो गया और वह खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे ही वह उसे जगाने वाला था, उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे और भी चौंका दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कृपया मेरी मदद करो। 7 साल पहले की लड़की ने भी यही शब्द कहे थे। निकोल, उठो। केर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और निकोल के माथे पर लगे ठंडे पसीने को धीरे से पोंछा और फिर उसे जगाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकोल अचानक अपने सपने से जाग उठी और केर को अपनी ओर घूरते देखकर एकदम चौंक गई।
वह स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति से अनजान थी। तुम घायल हो गई हो, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उसे वाकई शक था कि निकोल की याददाश्त वाकई इतनी खराब है या नहीं। वह भूल गई थी कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। निकोल ने अपने माथे को सहारा देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ गलती से उसके माथे पर लगे घाव से टकरा गया। वह चौंक गई क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। तुमने मुझे मारा, मैं अस्पताल में हूँ। मेरी बहन का क्या, वह कहाँ है? निकोल ने घबरा कर कहा और उठकर बैठ गई और अपनी आंखें चौड़ी करके केर के चेहरे को घूरने लगी। उसे अब याद आया, जब उसे आखिरकार कमरा 168 मिला तो उसने देखा कि एक आदमी चुपके से दरवाजे पर छिपकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कमरे में घुस गई। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर क्या हो रहा है उसे साफ साफ देख पाती, उसे कान से चोट लग गई। मैंने तुम्हें गलती से मारा, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। केर का किसी और पर दोष मढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसे सच बता दिया। इसके विपरीत केर के इस रूप ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह थोड़ी खतरे में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने जा रहा था। मेरी बहन कहाँ है? तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? बिस्तर पर बैठी हुई वह उस समय केर से थोड़ी ऊंची थी। उसने उसे धमकी भरी नज़र से देखते हुए उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वह कभी भी कमज़ोर महिला नहीं रही थी और उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह निजी कमरे में भागी तो केर ही वहाँ अकेला आदमी था। चाहे केर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाऊंगा, या ऐसा इसलिए है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है जब मैं दूसरी महिलाओं के साथ होता हूं? इस बीच केर को इस बात की चिंता नहीं थी कि निकोल उसके पास कैसे आ रही है। इसके बजाय उसने बस उसे देखा और उसकी आंखों में सभी भावनाएं देखने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी महिलाएं हैं, बस मेरी बहन को अकेला छोड़ दो। 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसे ध्यान में न रखना उसके लिए ठीक था। आखिरकार वही थी जिसे धोखे से गलत कमरे में ले जाया गया था। लेकिन अगर केर अपनी बहन को इस सब में शामिल करने की योजना बना रहा था तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे ऐसा करने दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जय का पिता था, वह उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाने वाली थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ही एकमात्र हो जिसे मैं चाहता हूं तो तुम क्या करोगे? जैसे ही उसने निकोल के चेहरे पर घबराहट के भाव को देखा, उसे अचानक इस तथ्य का एहसास हुआ कि वह इतनी नज़दीक से उसकी खुशबू को सूंघ सकता है। निकोल की बहन के प्रति उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन अब जब निकोल उसके इतने करीब थी तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है। तुम बकवास मत करो। निकोल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, अचानक केर के शब्दों के कारण थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर केर से दूर कर लिया ताकि उनके बीच और दूरी बना सके। हालांकि वह असफल रही। केर ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके गाल को सहलाया तथा उसके चेहरे को ध्यान से देखा।